नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे थे रासायनिक बलगतिकी में हमने कुछ लेक्चर आपको कवर करा दिए हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 1.13। दोस्तों, ये हमारा रासायनिक बलगतिकी में हमने कुछ न्यूमेरिकल करना भी सीखा था। उसमें हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के न्यूमेरिकल की बात करी थी। सो दोस्तों, उन्हीं न्यूमेरिकल को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल क्या है, ये न्यूमेरिकल और कैसे इसको किया जाएगा। तो दोस्तों, आप सबने सारे लेक्चर बहुत ही अच्छे से पढ़े हुए हैं। सो ये न्यूमेरिकल देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे, कैसे इसको किया जाएगा, इसके कितने केस बनेंगे। 2 केस बनते थे, इस तरीके के न्यूमेरिकल लगाते हैं दोस्तों तो कितने केस बनते थे? 2 केस बनते थे। वो 2 केस कैसे किए जाएंगे, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना न्यूमेरिकल। दोस्तों, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 भाग। यानी सिद्ध क्या करना है कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका 3/4 भाग, या इसको हम 75% भाग बोल सकते हैं, पूर्ण होने में लगा समय उसी अभिक्रिया के, यानी अभिक्रिया बदलेगी नहीं, अभिक्रिया वही रहेगी, उसी अभिक्रिया के 1/2 भाग या 50% भाग पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। यानी हमको यह सिद्ध करना है कि कोई एक अभिक्रिया है जो कैसी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। हमको यह देखना है कि उस अभिक्रिया के 3/4 भाग पूर्ण होने में लगने वाले समय और 50% भाग में लगने वाले समय जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 गुने होते हैं। वो कैसे देखेंगे, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं अपना पहला केस। दोस्तों, हमने यहां लिख लिया है फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में हम किसके लिए बात करेंगे, 3/4 भाग के लिए। यहां पर हम क्या लेते थे, हम जानते हैं दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला होता था K = 2.303 अपॉन T × log 10⁻⁴ ये हमारा फॉर्मूला होता था। अब इसको क्या कर लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम देखते हैं ये अभिक्रिया है। अब परसेंटेज की बात आएगी तो हमेशा टोटल परसेंटेज कितनी लेते थे, 100%। यानी हमने A का वैल्यू बताया था, फिक्स रहेगा। A का वैल्यू कितना लिया जाएगा, अगर जब तक क्वेश्चन में न दिया जाए तब तक आप, अगर परसेंटेज में क्वेश्चन दिया है तो उसको आप कितना मान के चलेंगे, 100% अभिक्रिया है, ठीक है। A क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता होती है। तो यहां लिख लेंगे चूंकि प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब a 100% हो गया। x क्या होता है, वियोजन की मात्रा होती है, वियोजन की मात्रा या उत्पाद की सांद्रता, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। उत्पाद की सांद्रता दोस्तों कितनी है, या उत्पाद की सांद्रता इसमें कैसे निकालेंगे, उत्पाद की सांद्रता को हम लोग स्मॉल x से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब ये कैसे आएगी, सर हमको ये पता है जो x है, कह रहा है कि कोई अभिक्रिया है उसका 3/4 भाग पूर्ण हो गया। जितना भाग पूर्ण हो गया वो किसमें से पूर्ण हुआ, 100% से पूर्ण हुआ। कहां से पूर्ण हुआ, 100% से। क्या लेते थे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती थी, कोई एक अभिकारक होता था, वो क्या बनाता था, उत्पाद बनाता था। प्रारंभिक सांद्रता इसकी A होती थी, इसकी कितनी हो जाती थी, 0। फिर हम कहते थे T समय बाद, यानी कुछ समय गुजर गया, जो समय गुजर गया तो वहां पर उत्पाद कितना बन जाता था, X। जो ये X उत्पाद बनता था तो यहां पर क्या कर देते थे, A - X। क्यों, क्योंकि ये जो उत्पाद बना है वो कहां से बना है, A से ही तो बना था, ठीक है। हमने क्या कर दिया यहाँ A - X। अब ये X है क्या, ये है उत्पाद की सांद्रता। अब ये जो उत्पाद की सांद्रता है, इसका मतलब A से X इतना बन चुका है। वही कह रहा है कि अभिक्रिया है उसमें 3/4 भाग उसका क्या हो गया, पूर्ण हो गया। यानी X का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 3/4 भाग। लेकिन किसका 3/4 भाग, 100% का 3/4 भाग जो हो चुका है वो पूर्ण हो चुका है। यानी x का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 100 × 3/4। ये किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा, ठीक है। जब दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से ये कितनी बार जाएगा, 25 बार, और 25 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75%।
ठीक है, वही 75% यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी जब आपने अभिक्रिया कराया तो उत्पाद जो बन चुका है, यानी जो अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है, वो कितनी अभिक्रिया पूर्ण हो गई? 75% पूर्ण हो गई। किसका 75%? 100% का 75% पूर्ण हो चुकी है। सो दोस्तों हमने ये देखा 100% का 3/4 भाग पूर्ण हो गया। कितना आया? 75%। अब दोस्तों ए का वैल्यू पता है, एक्स का वैल्यू पता है, माना अब समय ही तो हमको निकालना है। माना यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज में इसको लिख लेंगे, अभिक्रिया के 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय बराबर T1। ठीक है, हमको समय ही निकालना है। पहले हमने देखा a कितना होगा, फिर हमने देखा x कितना होगा। अब जब a और x का वैल्यू पता चल गया तो हमको ये देखना है कि 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय हमने कितना मान लिया? T1 मान लिया। 3/4 भाग पूर्ण होने में समय लगेगा T1। ठीक है, अब सारी वैल्यूज को उठा के यहाँ रखते हैं, तो उसको हटा देते। जब दोस्तों अब उसको यहाँ रखेंगे तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 में चलिए रखिए तो क्या आएगा? k इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन t की जगह आपको कितना रखना है? T1 अभी हमने माना हुआ है, इंटू log बेस 10। a की जगह दोस्तों रखेंगे 100 अपॉन 100 माइनस 75, 100 माइनस 75। अब दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ 25 आएगा और 25 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। इसको दोस्तों डायरेक्ट लिख लेते हैं 2.303 अपॉन T1 इंटू लॉग 10 बेस पर कितना आ जाएगा? 4। क्यों आया दोस्तों? जरा यहाँ पर समझ लीजिएगा, इसको अभी हटा देंगे। आपने लिखा था, यहाँ पर लिखा है log 10 बेस पर 100 अपॉन 100 से 75 जाएगा 25 आएगा। ठीक है, 100 से 75 जाएगा 25 आएगा। 25 से इसको काटेंगे तो 25 चक्कू 100, यानी 4 बार में ही तो जाएगा। तो कितना आएगा? log 10 बेस पर 4 आएगा। वही log 10 बेस पर 4 हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। तो दोस्तों उसको हटा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है log 10 बेस पर 4। क्या इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा यस सर, कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 हमें पता है, तो उसको क्या लिखेंगे? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T1 इंटू ये कितना लिख सकते हैं दोस्तों? log 10 बेस पर 2 की पावर 2। अब क्या होता है? जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, n log m हो जाता है। तो ये पावर क्या हुआ? आगे आ गया। यहां से k का वैल्यू दोस्तों क्या आएगा? 2.303 अपॉन T1 इंटू ये 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा? जब ये दो आगे आ गया तो यहाँ बचा log 10 बेस पर 2। अब दोस्तों log 10 बेस पर 2 का वैल्यू हमें पता है, कितना होता है? 0.3010 हमें पता है। चलिए दोस्तों उसको रख देते हैं। क्या आएगा? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T1 इंटू 2 इंटू 0.3010। अब ये हमने यहाँ पर रख दिया, चूंकि यहाँ पर लिख लेंगे log 10 बेस पर 2 का वैल्यू दोस्तों होता है 0.3010। अब ये समीकरण नंबर आ गई हमारी 2। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये तो हो गया दोस्तों हमारा फर्स्ट केस, किसके लिए? जब हमने 3/4 भाग के लिए देखा था। अब सेकंड केस किसके लिए देखेंगे दोस्तों? 1/2 भाग के लिए अभिक्रिया कैसे बनाई जाएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिजाइन बना लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम यहीं पर देख लेंगे सारी चीजें। अब सेकंड केस लिखेंगे यहाँ पर। सेकंड केस दोस्तों क्या है? हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस x। इसको समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण मानते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है? a का मान हमको पता है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी होती है? 100% हमेशा लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? चूंकि a बराबर हम कितना ले लें? 100% ले लें। कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों x के लिए। x क्या होता है? वियोजन की मात्रा। अब यहाँ पर फिर नहीं लिखेंगे कि प्रारंभिक सांद्रता a, यहां से आपको समझ में आ गया a का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक सांद्रता।
और x का मतलब क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बोलिए, या आप उसको क्या बोल सकते हैं, वियोजन की मात्रा बोल सकते हैं। x क्या है सर, कह रहा है कि ये तो यहां तक तो सॉल्व कर लिया, कह रहा पूर्ण होने में लगा समय उसी अभिक्रिया के 1/2 भाग। अब कितना भाग कंप्लीट हुआ, अभिक्रिया वही है, वो कितना भाग कंप्लीट हुआ, 1/2 भाग। अब x का मतलब हो गया 1/2 भाग, लेकिन किसका 1/2 भाग, 100% का ही तो आप 1/2 भाग निकालेंगे। तो यहां से इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो 50 जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 50% आया। कितना परसेंट आया, 50%। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, 50%, यानी 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। 100 का आधा कितना होगा, 50%। समझना है चीजों को। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना विक्रिया के 1/2 भाग पूर्ण होने में लगा समय बराबर T2। हमने कितना समय मान लिया, T2 मान लिया। अब क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 से आएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t की जगह दोस्तों कितना रखना है, T2 रखना है, log बेस 10 रहेगा, a की जगह 100 रखेंगे, अपॉन 100 माइनस x का वैल्यू कितना आया दोस्तों, 50 आया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, log 10 बेस पर 100 अपॉन 100 से 50 जाएगा, 50 आएगा, 50 इससे कटेगा, कितना आएगा, log 10 बेस पर 2 आ जाएगा, वही आएगा। सो दोस्तों यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 इंटू log 10 बेस पर 2। क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको देख लिया है। अब दोस्तों इसको हटा देते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, log 10 बेस पर 2 का वैल्यू हमको पता है कितना होता है, 0.3010 रख देंगे यहाँ पर, यानी यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन T2 इंटू 0.3010। ये समीकरण नंबर कितनी आ गई, 4। अब दोस्तों हमने ये देखा कि समीकरण 2 और समीकरण 4 के LHS बराबर हैं। LHS का मतलब होता है दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसका बायां पक्ष और इसका बायां पक्ष दोनों क्या है, बराबर। यानी यहां पर भी बाएं पक्ष में क्या लिखा हुआ है, यहां पर भी बाएं पक्ष में क्या लिखा हुआ है। और हमने मैथ बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है लोअर क्लासेस में। जब LHS बराबर होते हैं तो RHS क्या हो जाते हैं, यानी राइट हैंड साइड क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो दोनों इनको बराबर कर देते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से दोस्तों हम देखेंगे क्या आएगा। इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, सॉरी इसका राइट हैंड साइड क्या है, 2.303 अपॉन T1 इंटू 2 इंटू 0.3010, यानी ये वाला साइड हमने लिख लिया यहाँ पर। अब इसका देखेंगे समीकरण 4 का RHS क्या है, लिखा हुआ है 2.303 अपॉन T2 इंटू 0.3010। दोस्तों हमने क्या किया, समीकरण 3 का राइट हैंड साइड लिख लिया, फिर बराबर कर दिया, समीकरण 4 का राइट हैंड साइड लिख लिया। हमने क्या बताया, LHS बराबर होते हैं तो RHS बराबर हो जाते हैं। अब दोस्तों काटने में हम बहुत माहिर हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर हम जहां भी देखते हैं सेम चीजें होती वहां काट पीट के बराबर कर देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 0.3010 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 0.3010 यहां से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर में दिए हुए हैं। 2.303 यहां से कैंसिल होगा, ये पॉइंट लगा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां से 2.303 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 2 बाई, यहां से क्या बचा, 2 बाई T1 बराबर क्या बचा, 1 बाई T2 बचा। अब T2 इधर आएगा या T1 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, T1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू T2। T1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू T2। जब आप इसको क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब T2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू T2 आ जाएगा, और T1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू T2। दोस्तों हमको यही क्या करना था, सिद्ध करना था। T1 क्या था कि 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय 2 गुना होता है किसके, उसी अभिक्रिया के 1/2 भाग पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। और हमने 2 गुना इसको प्रूफ करके दिखा दिया है।
T1 क्या है 3/4 भाग पूर्ण होने में लगने वाला समय, और T2 क्या था सर 1/2 भाग पूर्ण करने में लगने वाले समय का क्या होता है 2 गुना होता है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है 2 गुना, और हमने भी जो प्रूफ किया है उसमें भी कितना आया है 2 गुना आया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये जितना भी न्यूमेरिकल है ये सारा का सारा न्यूमेरिकल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लिंक पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, क्योंकि वहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों चीजें आपको समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं अपना अगला न्यूमेरिकल। दोस्तों जैसा कि आप न्यूमेरिकल लिखा हुआ देख रहे हैं R gives out P। दोस्तों यहाँ पर R क्या है और P क्या है हम ये भी समझेंगे, और आगे क्या लिखा हुआ है, अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.06 मोल से 20 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 मोल हो जाती है। अभिक्रिया की औसत दर या औसत वेग ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक पॉइंट समझ में आ गया, हमको क्या निकालना है, औसत दर या औसत वेग निकालना है। और औसत दर क्या होती है, अभिक्रिया की औसत दर क्या होती थी, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की औसत दर कहलाती है। यानी हमको यह देखना होता था कि अभिकारक की या उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ है, और जो परिवर्तन होगा वो कुछ ना कुछ समय में होगा, जो समय होगा उसको लिखेंगे। वहां से एक फॉर्मूला बनता था दोस्तों, अभिक्रिया की औसत दर बराबर होता था सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। सो दोस्तों यहां पर क्या लिखा हुआ है, R gives out P। R फॉर क्या होता है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, अभिकारक। P फॉर क्या होता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फॉर क्या होता है, उत्पाद। यानी अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद। ठीक है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, आपको प्रतीकात्मक रूप से अभिक्रिया दिखाई गई है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, यानी अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद। ये कोई अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बताई है 0.06 मोल थी, उसके बाद कितनी हो गई, 0.02 मोल हो गई। यानी किसकी सांद्रता में परिवर्तन हुआ, आप कहेंगे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, सो दोस्तों यहां से हम लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, औसत दर बराबर सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन को दोस्तों हम लोग क्या लिखते थे, डेल्टा C लिखते थे, बटे समय में परिवर्तन। अब हम दोस्तों आपसे यहां पूछें, समय में परिवर्तन को हम लोग किससे लिखते थे, डेल्टा T से लिखते थे। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, C का मतलब होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में परिवर्तन मतलब सांद्रता में परिवर्तन, T फॉर होता है टाइम, परिवर्तन, डेल्टा क्या होता है, परिवर्तन यानी समय में परिवर्तन। ये भी इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब औसत दर में हमने ये देखा सांद्रता में परिवर्तन। अब आपसे पूछा जाए, इसमें ये अभिक्रिया है यानी जिसमें रिएक्टेंट से उत्पाद यानी प्रोडक्ट मिल रहा है, इस अभिक्रिया में किसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा सर, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। अब दोस्तों हम पूछें आपसे कि पहले उसकी सांद्रता थी 0.06 मोल, बाद में कितनी हो गई 0.02 मोल। सांद्रता में परिवर्तन जो हुआ है वो सांद्रता कम हुई है कि ज्यादा हुई है, तो आप कहेंगे सर कम हुई है। अगर कम हुई है तो ज्यादा वाली सांद्रता को आप पहले रखिए और कम वाली सांद्रता को आप बाद में रखिए, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो आपको यह पता चल जाएगा कि आखिरकार सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है। तो दोस्तों बढ़ेंगे आगे की तरफ। सांद्रता पहले कितनी थी, 0.06 थी, बाद में कितनी हो गई, 0.02 हो गई। ठीक है, अपॉन समय में परिवर्तन। पहले सांद्रता 0.06 मोल कब थी, जब उसका समय कितना रहा होगा, 0। कितना रहा होगा, 0। यानी तब जब स्टार्टिंग में सांद्रता थी 0.06 मोल, तब समय कितना रहा होगा, 0। फिर कह रहा है 20 मिनट गुजर गए, यानी 20 मिनट के बाद सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ, 0.02 मोल का हुआ है। यानी ज्यादा वाले समय से कम वाले समय को माइनस कर देंगे। बाद में समय कितना हुआ, 20 माइनस 0, ये कम वाला है,
ये ज्यादा वाला, यानी ज्यादा वाला समय कितना है 20, 20 से 0 जाएगा कितना आएगा 20 आएगा। दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.04 यहाँ आएगा और नीचे कितना आएगा 20 आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपका आंसर आएगा 0.002 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको औसत दर निकालना समझ में आ गया होगा। किया क्या है, समय में परिवर्तन आप कब निकाल पाएंगे, तो आपको पहले कम वाला समय पता होना चाहिए और ज्यादा वाला। कह रहा है पहले समय था 0, बाद में हो गया 20 मिनट। अब 0 से तो 20 को घटा नहीं सकते, 20 से ही तो 0 को घटाएंगे, ठीक है। सो ज्यादा वाला समय हमने पहले रखा, कम वाला समय हमने बाद में रख दिया और इसको सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये औसत दर निकालना समझ में आया होगा। सो दोस्तों बढ़ते हैं और लिखते हैं एक नया फॉर्मूला जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उस पर भी कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, हालांकि उस फॉर्मूले में ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या कन्वर्ट किया जा सकता है, आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों नया फॉर्मूला जानने के लिए अभी हम अपना पिछला फॉर्मूला जानते हैं। हमने लिखा है हम जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों यह फॉर्मूला हमने आपको कई बार बताया हुआ है। K is equal to 2.303 upon T into log 10 बेस पर A upon A minus X, जहां पर K क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है। यहां पर एक चीज और मेंशन कर लेंगे, K बराबर वेग स्थिरांक, T क्या है, समय होता है, A क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता होती है, X क्या होता है, वियोजित पदार्थ की मात्रा या उत्पाद की सांद्रता। ये सारी चीजों से आप बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित हैं। फिर हमने लिखा A माइनस एक्स। अगर हम नॉर्मल वे में आपसे पूछ दें कि A माइनस एक्स क्या है, A तो हमको पता है प्रारंभिक सांद्रता, X पता है उत्पाद की सांद्रता। अगर हम आपसे कंबाइन करके पूछ दें कि A माइनस एक्स है क्या, तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे T समय बाद अभिकारक की सांद्रता। यानी A माइनस एक्स कब आता था, A माइनस एक्स दोस्तों आता था, ये अभिकारक होता था, ये क्या बनाता था, उत्पाद बनाता था, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता A होती थी, उत्पाद की सांद्रता 0 होती थी। A मान लेते हैं कुछ उत्पाद बन गया X उत्पाद बना, तो A माइनस एक्स यहां हो जाता था। क्यों, क्योंकि जो उत्पाद बना है वो इसी सांद्रता से जो बना होगा। तो यहां पर क्या लिखते थे, T समय बाद सांद्रता, T समय बाद सांद्रता, यानी T समय बाद ये A माइनस एक्स सांद्रता है किसकी। आप यही तो कहेंगे सर ये सांद्रता किसकी है, अभिकारक की ही तो है, क्योंकि अभिकारक के नीचे ही तो लिखा हुआ है A माइनस एक्स। यानी आपको समझ में आ गया होगा A माइनस एक्स क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, A माइनस एक्स हालांकि ऐसा कुछ पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज में होना चाहिए कि A माइनस एक्स को कंबाइंड रूप से क्या बोलेंगे, तो T समय बाद अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। सो दोस्तों इसको हटा देते हैं। अब दोस्तों हम ये देखते हैं, हमने नोट में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी किसके लिए है, प्रथम कोटि के लिए है। सबसे पहली बात, ये किसके लिए फॉर्मूला हम बता रहे हैं, प्रथम कोटि के लिए बता रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। यहां पर क्या लिखा था, K लिख दिया, 2.303 अपॉन T लिखा था, 2.303 अपॉन T लिख दिया, लॉग बेस 10 लिखा था, लॉग बेस 10 लिख दिया। बस यहां पर चेंज आया हुआ है, यहां पर हमने लिखा है n0 और यहां पर लिखा है n। कई बार ऐसा फॉर्मूला आपको बुक में या कहीं भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर ने ये तो बताया ही नहीं था हमको, ठीक है। सो n0 अपॉन n लिखा होता है। n0 क्या होता है, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा बोलिए या सांद्रता बोलिए, और n क्या होता है, पदार्थ की शेष मात्रा, यानी जो अभिकारक शेष बच गया है वो कितना है, वही क्या होता है, n होता है। यही चीज यहां पर भी है। A क्या होता था, पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता होती थी, और A माइनस एक्स क्या होता था, अभिकारक की सांद्रता, यानी जो बचा हुआ अभिकारक होता था या जो शेष अभिकारक होता था उसी की तो सांद्रता A माइनस एक्स होती थी। सेम वैसे ही लिखा हुआ है, n क्या है, पदार्थ की शेष मात्रा, या आप ऐसा कह सकते हैं अभिकारक की शेष मात्रा। उम्मीद करते हैं दोस्तों फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। सो दोस्तों यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आया, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू लॉग 10 बेस पर n0 अपॉन n। दोस्तों इस फॉर्मूले पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। सो दोस्तों ये न्यूमेरिकल कहाँ किया जाएगा, ये न्यूमेरिकल हम दोस्तों करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।